नमस्कार दोस्तों। तो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने तेज सिंह, उसके बाद जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह और उसके बाद जो है आपके महाराणा हम्मीर, महाराणा खेता, लाखा, मोकल और कुंभा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और मेवाड़ के इतिहास को कंप्लीट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज, और जिसने उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, फिर उसके बाद राणा सांगा, फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और राज सिंह को हम आज पढ़ेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है और हम चाहते हैं कि 2 क्लास में जो है मेवाड़ का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कुंभाकालीन साहित्य जो है वो हम कल देख चुके थे कि ये जो साहित्य की रचना है वो महाराणा कुंभा करते हैं। और महाराणा कुंभा के बाद जो अगले शासक हम पढ़ेंगे वो है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इनका विवाह हुआ था ताराबाई से। ठीक है, विवाह किससे हुआ था? ताराबाई। और इन्हीं ताराबाई के नाम पर ये जो अजय मेरुगढ़ जो दुर्ग है उसका नाम क्या रख देते हैं? तारागढ़ पड़ता है। अजमेर का जो अजय मेरुगढ़ दुर्ग है उसका नाम क्या रखा जाता है? तारागढ़। ठीक है, और इस दुर्ग को जो है बीठली का दुर्ग और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है अजय मेरुगढ़ को। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया से हमें ध्यान रखना है कि इनका एक दासी पुत्र होता है जिसका नाम होता है बनवीर, और ये बनवीर जो है ये आपके चित्तौड़ में तुलजा भवानी का क्या करवाता है? मंदिर का निर्माण करवाता है। आगे हम जब पढ़ेंगे कि राणा सांगा के जो पुत्र होते हैं विक्रमादित्य, उदय सिंह, इनको जो मारने का जो प्रयास करता है उदय सिंह को, हालांकि विक्रमादित्य को तो ये मार देता है और उदय सिंह को मारने का प्रयास भी ये दासी पुत्र बनवीर ही करता है। ठीक है, पन्नाधाय उनको बचा लेती है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। तो ये हम इनके बारे में देखेंगे। और पृथ्वीराज सिसोदिया का जो है बहनोई था जगमाल देवड़ा। कौन था? जगमाल देवड़ा। ये हमने देख लिया, जगमाल देवड़ा था। और जगमाल देवड़ा क्या करता है? इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है पृथ्वीराज सिसोदिया की। ठीक है, तो बहनोई ने ही इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, और 12 खंभों की जो छतरी आपको देखने को मिलती है पृथ्वीराज सिसोदिया की, जो कि कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं पृथ्वीराज सिसोदिया से संबंधित। और अगले जो शासक हैं, अगले जो महाराणा हैं वो है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जो है उनका तो बहुत ही है ना बड़ा व्यापक इतिहास रहा है। और महाराणा सांगा के समय जो दिल्ली का शासक था वो ही एक था सिकंदर लोधी। ठीक है, हालांकि सिकंदर लोधी से इनके जो युद्ध नहीं होते हैं, इनका जो सिकंदर लोधी का जो पुत्र होता है इब्राहिम लोधी, उनसे इनके 2 युद्ध होते हैं। ठीक है, एक तो खतौली का युद्ध और बांडी का युद्ध, वो आगे हम पढ़ेंगे। राणा सांगा को जो कुछ उपाधियाँ दी गई जिनमें हिंदुआ सूरज और हिंदू पथ की उपाधि इनको मिलती है। एक इनको सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भग्नावेश का मतलब इनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ से ये हाथ नहीं था, एक पाँव से ये लंगड़े थे, तो भग्नावेश है ना इनको कहा जाता है सैनिकों को। तो ये इनकी उपाधियाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा सांगा राजपुताने के ऐसे शासक थे जिनके दरबार में 7 उच्च कोटि के राजा होते थे, 9 राव और 104 सरदार हमेशा उपस्थित रहते थे। ये बात कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। इनकी पुस्तक है द एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इनको सैनिकों का भग्नावेश और हिंदू पथ की इनको उपाधि मिली है। ठीक है, इनके समय सिकंदर लोधी होता है, लेकिन युद्ध इन सिकंदर लोधी का जो बेटा होता है इब्राहिम लोधी, उनसे ये युद्ध लड़ते हैं। तो इनको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि एक अजमेर के शासक हुए थे करमचंद पंवार। करमचंद पंवार को जो है राणा सांगा रावत की उपाधि देता है, क्योंकि करमचंद पंवार जो है वो सांगा को क्या देते हैं? शरण देते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सांगा के जो युद्धों की बात करते हैं, तो इनका जो युद्ध होता है इब्राहिम लोधी से, जो कि दिल्ली का शासक बनता है सिकंदर लोधी के बाद।
और ये युद्ध होता है खातोली का युद्ध। खातोली कहाँ है? तो खातोली का युद्ध होता है कोटा के अंदर। 1517 में आपके पास खातोली का युद्ध होता है, कोटा में होता है। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी को जो है राणा सांगा हरा देते हैं और राणा सांगा जो है इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है बाबर आ जाता है और बाबर जो आ जाता है और वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और बाबर खुद दिल्ली का शासक बन जाता है, ठीक है। तो जो अंतिम युद्ध है वो सांगा का जो बाबर से होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक बार तो ये हार जाता है 1517 में इब्राहिम लोदी, लेकिन फिर क्या करता है कि ये पुनः आक्रमण करता है और पुनः जो है इसके सेनापति थे और वो थे मियाँ हुसैन और मियाँ माखन इसके नेतृत्व में सेना भेजता है। और एक और युद्ध होता है 1518 में, जिसे हम कहते हैं धौलपुर का युद्ध। क्या कहते हैं? धौलपुर का युद्ध। तो इस युद्ध में भी सांगा जीत जाते हैं और जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है, यानी कि इसके सेनापति हार जाते हैं। तो इब्राहिम सांगा इस युद्ध को भी जीत जाता है। फिर अगला जो युद्ध होता है वो होता है आपका मोहम्मद खिलजी सेकंड है ये, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये मोहम्मद खिलजी सेकंड है और फर्स्ट मोहम्मद खिलजी फर्स्ट से युद्ध करने वाले हमने पढ़ा ही है, कुंभा ने किया था और 6 महीने तक उसको जो है बंदी बनाकर भी रखा था। ये आपके पास मोहम्मद खिलजी सेकंड है और इससे भी सांगा युद्ध करता है और ये मालवा का शासक था उस समय। और इससे युद्ध होता है गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर, ठीक है। गागरोन का पड़ता है तो झालावाड़ में पड़ता है और इसमें भी जो है सांगा जीतते हैं। और इसमें जो मोहम्मद खिलजी को भी ये 3-4 महीने तक बंदी बनाकर रखते हैं। ध्यान रखना कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट से कुंभा करते हैं और कुंभा ने भी उसको 6 महीने बंदी बना के रखा था, फिर छोड़ दिया था। यहाँ पर भी जो सांगा इनको बंदी बनाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है उदारता का भाव हम देख सकते हैं कि सांगा के अंदर था अपने दुश्मन राजा के प्रति भी। अगला जो युद्ध होता है वो होता है बयाना का युद्ध, जो किससे होता है? बाबर से होता है 1527 में, 16 फरवरी 1527 में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। तो बयाना भरतपुर में है। तो सांगा जो सेना लेकर भरतपुर तक चले जाते हैं और इसमें क्या होता है कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी से पहले युद्ध करता है और इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है और दिल्ली का शासक बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बाबर हरा देता है और सांगा जो है चाहता था कि दिल्ली तक जो है इसका शासन हो, क्योंकि सांगा पहला शासक हम कह सकते हैं राजपूताने का, या अंतिम शासक हम कह सकते हैं जिसने जो है दिल्ली को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी। क्योंकि इसके बाद जितने भी राजा होंगे वो तो अपने शासन को बचाने के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन सांगा जो दिल्ली जीतने के लिए युद्ध करता है। बयाना का युद्ध होता है भरतपुर में, ठीक है। इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है और फिर जो है सांगा आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके पहले जो आक्रांता आया था, है ना, तैमूर, तो वो तैमूर जो है लूटपाट करके चला जाता। तो सांगा सोचता है कि यार बाबर भी ऐसा ही है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन बाबर यहीं पर रुक जाता है। और इसके बाद वो क्या करता है कि अपने राज्य को बढ़ाने का विस्तार करता है। तो उससे सांगा जो है नाराज़ होते हैं और वो युद्ध करते हैं भरतपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें इसके बाद जो है बयाना में जो है तलीका मस्जिद का निर्माण भी ये करता है। तो इसमें सांगा जीत जाते हैं, ठीक है। तो बयाना का जो युद्ध है उसमें सांगा जीत जाते हैं। लेकिन एक और युद्ध होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च, यानी कि लगभग 1 महीने बाद, है ना, 1 महीना 1 दिन बाद आपके पास खानवा का युद्ध होता है भरतपुर में। और इसमें क्या करता है बाबर जो है इसमें तोप खाने का प्रयोग करता है, तोपें लगाता है, क्योंकि पहली बार तोपों का जो प्रयोग करने वाला जो शासक है वो बाबर ही है, ठीक है। तो इधर जो सांगा की सेना थी उसमें तो उनको पता नहीं था कि भाई तोपें क्या चीज़ है। तो ये थोड़ा सा अंधविश्वास के कारण भी इन्होंने कहा कि भाई देवी कोई हमसे नाराज़ हो गई है, ऐसा कुछ। तो ये भी हुआ था। तो पहली बार तोप खाने का जो प्रयोग किया था बाबर ने किया था और इसने जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि इसकी सेना जो है उस समय डरी हुई थी। बयाना के युद्ध में इनको बुरी तरह से सांगा ने हराया था, तो सेना युद्ध करना ही नहीं चाह रही थी। तो बाबर ने इनको जो है जिहाद, है ना, इस्लाम का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया कि
है ना, मैं जो ये युद्ध इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करके सेना को जो है मोटिवेट किया। और उसके बाद हम देखें तो इसके सेनापति थे हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, और जो है और एक थे इनके जो ख्वाजा मेहदी हसन, ठीक है। और इसकी जो युद्ध करने की जो पद्धति थी बाबर की, वो थी तुल्गुनुमा युद्ध पद्धति, यानी कि एक तो सेना सामने से अटैक करेगी, ठीक है, और साइड से भी जो सेना अटैक करेगी, साइड से भी सेना अटैक करेगी, ठीक है। तो तीनों तरफ से जो अटैक होता था, तुल्गुनुमा युद्ध पद्धति इसको कहते हैं। तो ये इसने अपनाई, ठीक है। हालांकि सांगा की सेना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी थी सांगा की सेना में। और सांगा ने इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, संपूर्ण राजस्थान के जितने भी शासक हैं उनको आमंत्रित किया था और उनको जो है पत्र लिखकर उनको बुलाया था। तो इसको हम पाती पेरण युद्ध आमंत्रण कहेंगे। पाती पेरण आमंत्रण किया था, मतलब सभी राजपूताना के जितने भी शासक हुए हैं उनको जो है सांगा ने बुलाया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन शासक आते हैं राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए। तो आमेर से आते हैं पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा। बीकानेर से आते हैं राव कल्याणमल। जोधपुर से आते हैं राव मालदेव। और रायसेन से आते हैं, रायसेन एमपी में पड़ता है, और ये आते हैं सलहदी तंवर, सलहदी तंवर आते हैं। हालांकि युद्ध में ही सलहदी तंवर जो है थोड़ा सा विश्वासघात करते हैं और ये बाबर की तरफ मिल जाते हैं। तो कुछ विश्वासघाती भी थे। और चंदेरी के शासक थे, चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, मेदिनी राय चंदेरी के शासक हो जाएंगे। इसके बाद साथ हमें ध्यान रखने की मेड़ताम से वीरमदेव आए थे। ईडन, ईडर से आपका भारमल आता है। और जगनेर से अशोक पंवार आते हैं। और गोगुंदा से झाला सज्जा आते हैं, ठीक है। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ से झाला सज्जा आते हैं, सॉरी यहाँ से आते हैं उदय सिंह वागड़ से। और इसमें जो है मोहम्मद लोधी भी जो है राणा सांगा की तरफ से लड़ता है। मोहम्मद लोधी कौन है? तो मोहम्मद लोधी जो है वो इब्राहिम लोधी का ही क्या है, भाई है, ठीक है। तो ये इससे क्यों लड़ता है? क्योंकि बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देता है और यहाँ का शासक बनता है। तो ये सारे जो थे इस युद्ध में जो है राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। लेकिन फिर भी राणा सांगा जो है इस युद्ध में हार जाता है। तो इसके कुछ कारण हम देख लेते हैं। पहला तो इन्होंने जो है तोपखाने का प्रयोग किया, इसके बारे में जानते ही नहीं थे। इतनी ज़्यादा सेना थी लेकिन नेतृत्व का अभाव था, है ना। आपस में ही ये लड़ने लग गए थे, क्योंकि इसने जो तुल्गुनुमा युद्ध पद्धति से युद्ध किया था, जिसके बारे में राणा सांगा, है ना, और इनके जो सैनिक थे वो जानते नहीं थे। राणा सांगा खुद लड़ने के लिए चला जाता है, खुद आगे हो जाता है। और वो जो राणा सांगा जो घायल हो जाता है, जब राणा सांगा जो युद्ध में लौटता है तो उसके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। तो कोई भी शासक अगर घायल हो जाएगा तो उसकी सेना ऑफकोर्सली जो है उनका मनोबल टूट जाता है। तो ये प्रमुख कारण थे इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय की। आगे बढ़ते हैं। और इस युद्ध में सांगा की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। अंतिम समय में जब सांगा जो लड़ रहे थे तो उनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। 80 घाव से जो सांगा लड़ रहे थे। और कालपी नामक स्थान जो है वहाँ पर सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना है बसवा जो जगह है वहाँ पर जो इनका चबूतरा बना हुआ है। और मांडल भीलवाड़ा में जो है सांगा की क्या है? छतरी बनी हुई है, ठीक है। सांगा के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र हम देखें तो भोजराज थे। भोजराज की जो शादी है वो मीराबाई से हुई थी। हालांकि 7 वर्ष में इनकी मृत्यु, 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और रतन सिंह आते हैं। रतन सिंह भी मर जाते हैं बूंदी के शिकार उत्सव में। और विक्रमादित्य इसके बाद जो शासक बनते हैं, लेकिन बहादुर शाह गुजरात का शासक, तो उसमें जो है इनकी हत्या हो जाती है। बनवीर जो है इनको मार देता है। और लास्ट में फिर बचते हैं अपने उदय सिंह, वो शासक बनते हैं। विक्रमादित्य की पत्नी का नाम याद रखना है जवाहर बाई, जो कि पुरुषों की वेशभूषा धारण करके युद्ध करती है जब गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है 1534 में, जो कि मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है।
तो एक एक को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे भोजराज जी हैं, इनकी शादी मीराबाई से हुई थी और विवाह के 7 वर्ष पश्चात इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मीरा जो है अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ लौट जाती है। और उसके बाद रतन सिंह की बात करें तो रतन सिंह भी जो है वो बूंदी में एक उत्सव होता है, शिकार उत्सव, उसमें उसके दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य और इस समय जो इनकी संरक्षिका थी वो थी कर्मावती, जो इनकी माँ है कर्मावती। और एक तरफ था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था और 1534 में ये क्या करता है, आक्रमण करता है। 1303 में हमने देख लिया प्रथम साका हो जाता है रानी पद्मिनी की, और रतन सिंह के नेतृत्व में 1600 रानियाँ जौहर करती है। और अब जो विक्रमादित्य के समय की बात करें तो यहाँ पर जो संरक्षिका है वो कर्मावती हो जाएगी। और कर्मावती क्या करती है कि इस युद्ध के जब इनको पता लगता है कि हमें युद्ध होना है और हमारी सेना कम है, तो ऐसे में ये क्या करती है कि उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहाँ भेज देती है, ननिहाल भेज देती है। ठीक है। और बाबर जो है, बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, उस समय दिल्ली का शासक होता है। और हुमायूं को जो है ये एक राखी भेजती है सहायता के लिए कि हमारी जो है सहायता कीजिए, और बहादुर शाह जो है आक्रमण कर रहा है। तो ऐसे में जो है हुमायूं नहीं आता है। कहा जाता है कि बहादुर शाह इनको रास्ते में रोक देते हैं कि मैं तो इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ और आप इस्लाम के लिए ही मेरा जो है विरोध कर रहे हो। तो ऐसा कुछ था, और एक कारण ये है कि वो समय पर नहीं पहुँच पाए। तो दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है। आगे हम बात करें तो फिर क्या हुआ, तो फिर जो है कर्मावती और आपके जो है देवलिया के रावत थे बाघ सिंह, इनके नेतृत्व में क्या होता है, युद्ध होता है। और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। कर्मावती के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर आपके पास हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह, इनको तो जो है ननिहाल भेज देती है कर्मावती, लेकिन जो विक्रमादित्य की पत्नी थी जवाहर बाई, जवाहर बाई क्या करती है कि पुरुषों की वेशभूषा धारण करके युद्ध करती है और वीर गति को प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये रहा आपका इस युद्ध के बारे में, और इसमें जो है जौहर होता है, साका होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे उनका दासी पुत्र था बनवीर। वो क्या कर देता है कि विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, और वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। लेकिन पन्ना धाई जो थी, धाई माँ थी उदय सिंह की, तो वो क्या करती है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर क्या करती है, उदय सिंह को बचा लेती है। और जो कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा देवपुरा, उनको उनके पास जो है उदय सिंह को पहुंचा देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद उदय सिंह जो है पृथ्वीराज बनवीर जो है क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, हम जानते हैं। पन्नाधाई को उदय सिंह के लालन पालन की अगर जिम्मेदारी की बात करें तो वो किसने दी थी, मीराबाई ने दी थी। ठीक है। 1537 में क्या होता है कि 1537 में आपके पास जो है कुंभलगढ़ में जो है आशा देवपुरा क्या कर देते हैं, उदय सिंह का क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। और अभी जो शासक थे वो कौन था, चित्तौड़ का बनवीर था, क्योंकि वो हत्या करके जो है वैसे बहादुर शाह सब कुछ नष्ट कर देता है, और उसके बाद जो है बनवीर है ना, इनकी हत्या कर देता है और वहाँ का शासक बन जाता है। पर जैसे ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है, उदय सिंह जो है सेना वगैरह तैयार करके जाते हैं और बनवीर से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। मालवी का युद्ध होता है 1540 में, और इसमें उदय सिंह हार जाते हैं, उदय सिंह जीत जाते हैं, बनवीर हार जाता है, और वापस उदय सिंह जो है चित्तौड़ के शासक बन जाते हैं। ठीक है। 1537 से 1572 तक का इनका जो है टाइम पीरियड रहता है। और इसके बाद जो है 1559 में ये उदयपुर बसाते हैं, उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं, और इस पर जो है बेड़च नदी और फिर उदय सागर झील में गिरती है। उसके बाद जो है आयण नदी आपके पास निकलती है। और उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह की 2 रानियाँ थी। एक रानी थी रानी भटियाणी, जिनके पुत्र थे जगमा। ठीक।
ठीक है। तो रानी भटियाणी के पुत्र थे जगमाल और एक रानी थी जयवंता बाई। जयवंता बाई सोनगरा थी, अखिराज सोनगरा जो पाली के शासक थे उनकी पुत्री थी, और इनसे जो पुत्र हुआ वो थे महाराणा प्रताप। हालांकि जो महाराणा प्रताप थे वो जो है बड़े थे और राज्याभिषेक भी बड़े पुत्र का होना चाहिए, लेकिन रानी भटियाणी के जो है प्रभाव जो है वो ज़्यादा था उदय सिंह के ऊपर। तो ये क्या कर देते हैं कि जगमाल को जो है राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु से पहले। अब क्या होता है, अगर इधर हम देखें तो इधर बनवीर जो है वो उसकी बात कर लेते हैं, और इसने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया था, और बाद में अकबर के तरफ चला जाता है। और अकबर जो है 1570 में एक दरबार लगाता है जिसको कहते हैं नागौर दरबार। नागौर दरबार में अकबर क्या करता है कि सभी जो राजपूताने के जितने भी राजा हैं उनको अपने अधिकार में करने के लिए यह दरबार का आयोजन करता है। उसमें उदयपुर के जो चित्तौड़ के शासक है उदय सिंह वो नहीं जाते हैं, ठीक है, और चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ के वो भी नहीं जाते हैं, तो ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो है अकबर शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है नागौर में, और अकाल राहत कार्य के लिए जो है ये बनवाता है, ठीक है। तो जब ये नागौर दरबार में नहीं जाते हैं, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं उदय सिंह, तो फिर क्या होता है, युद्ध होता है, और अकबर और उदय सिंह के बीच में उदय सिंह की तरफ से जो है जयमल और पत्ता जो है वो इसमें जो है युद्ध में लड़ते हैं, और तीसरा साका हो जाता है 1567 को, ठीक है, साका हो जाता है। और इसमें हालांकि उदय सिंह जो है वो हारते ही हैं, लेकिन उदय सिंह जो है राज्य जयमल पत्ता को छोड़कर जो है चले जाते हैं, तो उदय सिंह जो है बच जाते हैं। और इसमें कहा जाता है कि 1568 में जब अकबर को लगा कि हमें कुछ मिला नहीं है, ना तो अधीनता स्वीकार हुई है, ना उदय सिंह पकड़े गए हैं, तो ये वहाँ की जनता को क्या कर देते हैं, 30,000 लोगों को क्या कर देते हैं, हत्या करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बार ऐसा ही किया था, उदयपुर में सभी लोगों की हत्या करवा दी थी, और अकबर ने भी 30,000 लोगों की जो है हत्या करवा दी जाती। इसके बाद जो है जगमाल अकबर के दरबार में चला जाता है। ये जगमाल रानी भटियाणी का पुत्र, और यही जाता है, यही अकबर को सूचना देता है कि मुझे जो शासक नहीं बनाया गया है, तो ये बात होती है। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं क्या रही होगी। तो अगले शासक हमारे हो जाते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत 1577 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ईस्वी में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। और जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ में एक है कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर एक महल है बादल महल, और उसमें कचहरी जूना कचहरी, उसमें जो प्रताप का जन्म होता है। माँ इनकी जयवंता बाई सोनगरा थी जो कि पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। पिता हम जानते हैं उदय सिंह थे। विवाह इनके जो है अजबदे पंवार से हुआ था जो कि राम रख पंवार की पुत्री थी, और फूल कंवर जो कि राम सिंह राठौड़ की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका, घोड़े का नाम चेतक जो कि काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और अगर इनके राज्याभिषेक की बात कही जाए तो जैसे उदय सिंह की मृत्यु होती है और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है गोगुंदा में, तो गोगुंदा में ही जो महाराणा प्रताप होते हैं तो वहाँ की जो लोग होते हैं और सुलंबर के जो सरदार थे कृष्णदास चुंडावत, वो उनका वहीं पर क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं, ठीक है। तो वो वहीं पर राज्याभिषेक कर देते हैं कि आप ज्येष्ठ पुत्र हो तो हम आप ही को राजा बनाएंगे। जगमाल जो है वो वहीं रहता है, वहाँ नहीं आता है, और वो दुर्ग में ही रहता है, और जो है राज्याभिषेक किसका हो जाता है, महाराणा प्रताप का हो जाता है। कहाँ होता है, गोगुंदा में, उदयपुर, और होता है महादेवी जी की बावड़ी होती है वहाँ पर होता है, ठीक है। सेकंड बार अगर देखें जाए, दूसरी बार ये तो भाई वहाँ पर जो अंतिम संस्कार हो रहा था वहीं पर उन्होंने कर दिया। बाद में 28 फरवरी 1572 को जो है दूसरी बार कुंभलगढ़ में बिल्कुल सभी को, है ना, योजनाबद्ध तरीके से जो इनका राज्याभिषेक किया जाता है, जिसमें मारवाड़ के चंद्रसेन भी आते हैं, ठीक है।
चंद्रसेन कौन? तो चंद्रसेन जो वही हैं, तो इनका भी, चंद्रसेन का भी जो है अकबर से युद्ध चल रहा था, तो ये भी वहाँ पर आते हैं। अब जब ये शासक बन जाते हैं महाराणा प्रताप, और तो फिर आपके पास अकबर आता है, और अकबर जो है इनको अधीन करने के लिए क्या करता है, शिष्टमंडल भेजता है। ये कहता है कि भाई पहले तुम्हारे पिताजी उदय सिंह ने तो नहीं किया हमारी अधीनता स्वीकार, लेकिन हो सकता है कि अकबर प्रताप कर ले। तो उसके लिए ये क्या करता है कि पहले जो है 1572 में जलाल खां कोर्ची को भेजता है कि तुम जाओ प्रताप को मनाओ, जैसे तैसे हो उनको क्या करो, अपने अधीन करते हैं, संधि करते हैं। तो जलाल खां कोर्ची जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन प्रताप साफ मना कर देते हैं कि भाई हम संधि नहीं कर सकते, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड टाइम जो है वो आपके पास आता है मान सिंह। तो जब जलाल खां कोर्ची से प्रताप नहीं मानते हैं, तो अकबर कहता है कि चलो यार किसी राजस्थान के ही जो है राजा को भेजा जाए। तो मान सिंह कछावा जो आमेर के थे उनको वो भेजता है, लेकिन उनको भी साफ मना कर देता है। मान सिंह से तो प्रताप मिलता ही नहीं है, और मान सिंह जब आता है तो वो जो है अमर सिंह को भेज देते हैं कि तुम बात कर लो, है ना, वो बात ही नहीं करते हैं। तो जून 1573 में ये मान सिंह आता है, और इनसे जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, अमर सिंह, प्रताप के बेटे अमर सिंह मिलते हैं। सितंबर 1573 में फिर ये कहते हैं कि यार चलो, हमने मान सिंह को भेजा शायद इसलिए नहीं मिले, इनके पिताजी को भेजते हैं भगवान दास जी को। तो भगवान दास जी आते हैं और इनसे जो अकबर मिलते हैं, लेकिन इनसे भी वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमें संधि या अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। फिर भी जो है प्रताप अकबर जो है कहता है कि नहीं यार, एक और कोशिश करनी चाहिए, और वो टोडरमल को भेजते हैं जो इनके वित्त मंत्री थे दिसंबर 1573 में। लेकिन टोडरमल को भी कहते हैं कि भाई टोडरमल जी आप जाइए, आप अगर चाहते हैं युद्ध करना तो हम बिल्कुल युद्ध करेंगे, चाहे हमारे पास सेना कम है, चाहे हमारे पास धन कम है, लेकिन हम हमारे स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं कर सकते। तो ये कहकर टोडरमल को भी वो भेज देते हैं प्रताप। तो अकबर जो है लास्ट में बहुत, है ना, सभी सारे प्रयास जो है लगभग अकबर ने कर लिए थे, लेकिन वो किसी भी में सफल नहीं होता है। और अगर बात करें कि मान सिंह जब आया था, तो मान सिंह जब आया था तो वो मुलाकात करता है अमर सिंह से, वो करता है उदय सागर झील की पाल जो है वहाँ पर ये मुलाकात करता है ना। इसका वर्णन मिलता है अमर काव्य वंशावली के अंदर, इसका वर्णन मिलता है। और अगर बात करें कि मान सिंह को जब मना कर देते हैं, मिलते नहीं है प्रताप, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान सिंह काफ़ी नाराज़ हो जाता है, वो अकबर के पास जाता है और युद्ध की प्लानिंग करता है, और अकबर के साथ मिलकर जो है वो अजमेर में मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, वहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की क्या करता है, योजना बनाता है। ठीक है, मैगजीन दुर्ग अकबर बनाता है, जो कि पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला में बना हुआ है। तो अगला हम देखते हैं कि अब जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो अकबर जो है अपनी सेना तैयार करता है, और सेनापति के रूप में मान सिंह और आसफ खां को भेजता है युद्ध करने के लिए, और युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून, है ना, 1576 को। ठीक है, राजसंबंध हल्दी घाटी का युद्ध, और जो है इसको जो है 21 जून बताते हैं, वसुदेव शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ था, लेकिन अगर 18 जून आता है तो 18 जून आपको पहले राइट करना है। ठीक है, सेनापति की बात कर लें तो इधर जो है हाकिम कासूर जो अफ़गान के थे, और पुंजा भील ये महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में युद्ध कर रहे थे। और हाथी की बात करें तो राम प्रसाद जो है हाथी था, और इस राम प्रसाद हाथी था जो कि महाराणा प्रताप का हाथी था, जिसको बाद में अकबर जो है दिल्ली ले जाता है, और इनका नाम, राम प्रसाद का नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद कर देता है। ठीक है, सेना का अनुपात 1:4 का अनुपात था, सेना का अनुपात। और इधर अकबर की तरफ से सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां। ठीक है, इसका जो हाथी है वो ध्यान रखना है मर्दाना हाथी अकबर की तरफ से था, राम प्रसाद जो है वो प्रताप का हाथी था। ठीक है, युद्ध की बात करें तो युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो कर्नल जेम्स टॉड की बुक है द एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, इसमें ये वर्णन करते हैं, और ये तुलना करते हैं
जो है यूरोप के जो युद्ध से और वहाँ पर जो थर्मोपली युद्ध होता है उससे इसकी तुलना करते हैं। वहाँ पर लियोनिडास जो शासक था उससे प्रताप की तुलना करते हैं। और अबुल फजल आइन अकबरी में इसका वर्णन करता है। बदायूनी की बुक है मुंतक उत तवारिक। इसमें जो है ये कहता है कि मैंने इसमें आंखों देखा हाल का वर्णन करता है और ये कहता है कि मैंने इसमें जो है इस युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब प्रताप जो है उनको अधीन अकबर नहीं कर पाता है तो उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है। और अकबर और एक तरफ है प्रताप। अकबर की तरफ से जो है अमर सिंह और प्रताप अमर सिंह आते हैं और मान सिंह आते हैं। राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो थे हकीम खां सूर और एक और थे आपके पास पूंजा भील। हकीम खां सूर जो है वो अफगान के थे और जो है युद्ध होता है 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी का युद्ध। और वासुदेव शर्मा कहते हैं कि ये जो है 21 जून को हुआ था, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वासुदेव शर्मा के अनुसार 21 जून है, बाकी हमें 18 जून याद रखना है। अकबर और इधर जो है राणा प्रताप के हाथी का नाम ध्यान रखना है, राम प्रसाद। और अकबर इनको जो है राम प्रसाद हाथी को जो है बंदी बना कर ले जाता है और इसका नाम बदल कर क्या कर देता है, पीर प्रसाद कर देता है। ठीक है। सेना का अनुपात हमें ध्यान रखना, अकबर और राणा प्रताप और अकबर की सेना का जो अनुपात था 1:4 का इनका अनुपात था। अकबर की तरफ से जो है मान सिंह और आसफ खां जो है युद्ध के लिए जाते हैं और इनका जो हाथी था वो था मर्दाना हाथी। ठीक है। युद्ध की बात करें तो युद्ध का वर्णन कौन कौन करते हैं, कर्नल जेम्स टोड युद्ध का वर्णन करते हैं द एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में। और ये कहते हैं कि ये तो मेवाड़ की क्या है, थर्मोपली है। थर्मोपली जो है एक युद्ध था, पहले यूरोपियन युद्ध है और वहाँ के शासक थे लियोनिडास। तो वो कहते हैं कि प्रताप तो लियोनिडास है और मेवाड़ जो है वो थर्मोपली है। अबुल फजल आइन अकबरी और अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं। बदायूनी जो है इनकी बुक का नाम है मुंतक उत तवारिक। इसमें ये कहते हैं, इसमें इसको ये गोगुंदा का युद्ध कहते हैं और इसमें ये कहते हैं कि मैंने इस युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब होता क्या है कि राणा प्रताप जो है वो युद्ध करते हैं और युद्ध में लगभग वो जीतने ही वाले थे और अकबर की सेना जो इधर उधर भागने लगती है क्योंकि प्रताप का जो आक्रमण है वो बहुत ही आक्रामक था। और इसमें क्या होता है कि जब अंतिम छोर पर युद्ध रहता है उस समय क्या होता है कि इनके सैनिक जब भागने लगते हैं अकबर के, तो एक सैनिक है अकबर की तरफ से मीतर खां क्या करता है कि एक झूठी अफवाह फैला देता है। और झूठी अफवाह क्या फैला देता है कि अकबर जो है और सेना लेकर, दुगनी सेना लेकर जो है आ रहे हैं। और ये अफवाह जब फैल जाती है तो फिर वहाँ के जो सैनिक थे, अकबर के सैनिक, उनमें जोश आ जाता है, वो भागना बंद कर देते हैं और फिर वो दोबारा से जो है युद्ध करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है फिर टक्कर वाला युद्ध हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि राणा प्रताप जो है उनका घोड़ा चेतक जो है वो जख्मी हो जाता है और इस कारण से जो झाला बिंदा है वो प्रताप का मुकुट पहनते हैं और खुद युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जो चेतक है वो बलीचा गांव में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर चेतक की क्या है, समाधि बनी हुई है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड का हमने देख ही लिया है कि इन्होंने इसको मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और प्रताप को क्या कहा है, लियोनिडास कहा है। अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल जो है इसको खमनोर का युद्ध कहता है, हल्दी घाटी के युद्ध को। और बदायूनी जो है वो इसको क्या कहता है, गोगुंदा का युद्ध कहता है। और ये कहता है कि मैंने इस युद्ध में क्या किया है, राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि प्रताप जो है आवरगढ़ और आवरगढ़ के बाद कुंभलगढ़ को क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट टर्म कर रहे हैं क्योंकि इतिहास काफ़ी बड़ा है और हम चाहते हैं कि 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। और अकबर को जो है हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ भी जो है
हाथ नहीं आता है और ना ही प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो फिर क्या होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध होता है और राणा प्रताप और इधर से जो है अकबर की तरफ से आते हैं शहबाज खां। शहबाज खां जो है वो 3 बार जो है आक्रमण करते हैं और कुंभलगढ़ पर। तो 2 बार तो जो है 1578 की बात है, और शहबाज खां जो आक्रमण करते हैं तो 2 बार तो राणा प्रताप जो है वो विजय होते हैं। लेकिन तीसरी बार का जो युद्ध होता है उसमें राणा की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, और वो कमज़ोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति और सैनिक बल जो है राणा का कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ समय के लिए जो है कुंभलगढ़ पर जो है शहबाज खां का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं, राणा प्रताप जो है भान सोनगरा थे उनको किला सौंप कर कहाँ चले जाते हैं, कोलियारी गांव के पास आवरगढ़ चले जाते हैं और आवरगढ़ को अपनी क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब तीसरी बार की बात हम करते हैं, 3 बार आक्रमण करता है, तो वो भान सोनगरा को ये दुर्ग सौंप कर जो है प्रताप चले जाते हैं। हालांकि इनका मकसद जो है प्रताप को बंदी बनाना था, लेकिन प्रताप जो है यहाँ पर भी जो है एक तरीके से कहें कि हम जीत ही जाते हैं, क्योंकि वो जो है इनके हाथ नहीं आते हैं और भान सोनगरा को दुर्ग सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रताप की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, सैन्य स्थिति, आर्थिक स्थिति। और इसके लिए हम ध्यान रखना है कि पाली के एक दानवीर हम कहेंगे जिनका नाम था भामाशाह। देखिए आजकल जो दान देते हैं तो हम कहते हैं कि भामाशाह, है ना, ये भामाशाह वो भामाशाह, लेकिन उस समय जो महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले थे उनका नाम ही क्या था, भामाशाह। तभी से आज तक जो है हम जो भी दान देते हैं उनको भामाशाह कहते हैं। तो ये भामाशाह थे पाली के। इन्होंने चूलिया नामक स्थान पर प्रताप की इससे मुलाकात होती है और लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है ये देते हैं, किनको, प्रताप को देते हैं। इसके बाद जो प्रताप की सैन्य स्थिति जो है वो और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और प्रताप वापस से जो है अपने प्रशासन को अच्छे से चलाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो है अकबर चुप तो नहीं बैठता है। उसके बाद ये अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है प्रताप को अधीन करने के लिए। तो होता क्या है कि इनके बीच में एक युद्ध होता है, शेरपुर का युद्ध 1580 में, और इस समय इनके पुत्र थे अमर सिंह, वो युद्ध करते हैं। तो अमर सिंह क्या करते हैं कि अब्दुल रहीम खाना को इनके सपरिवार सहित बंदी बना लेते हैं, यानी कि उनके पूरे परिवार को और इनको बंदी बनाकर राणा प्रताप के दरबार में लेकर आ जाते हैं, बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब ये सूचना प्रताप को मिलती है तो प्रताप क्या कहते हैं कुंवर अमर सिंह को कि अब्दुल रहीम खाना को उनकी बेगमों सहित सुकुशल वापस छोड़ दिया जाए। तो प्रताप जो है इनको वापस सुकुशल छोड़ने का जो है आदेश जारी कर देते हैं। तो प्रताप जो है उससे पता चलता है कि प्रताप कितने जो है दानवीर, या हम कह सकते हैं कि उदार शासक भी रहे हैं। और इसी को देखते हुए अब्दुल रहीम खाना एक पंक्ति बोलते हैं, वो कहते हैं धर रसी धर्म रसी खप जासी खुशाम। ये प्रताप के बारे में अब्दुल रहीम खाना कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रताप को सारे प्रयास कर लिए, अकबर ने युद्ध कर लिए, है ना, शासक भेज दिए, कुछ भी जो है प्रताप के ऊपर असर नहीं होता है। तो अब क्या करता है कि जो अकबर जो है 4 पुलिस चौकियों का निर्माण करता है चित्तौड़गढ़ के आसपास। ठीक है, 4 पुलिस चौकियाँ बनाता है। 4 पुलिस चौकियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं। एक तो देवारी बनाता है उदयपुर के अंदर, दिवेर बनाता है राजसंबंध के अंदर, और देसूरी बनाता है पाली के अंदर, और देवल बनाता है डूंगरपुर के अंदर। ये 4 चौकियाँ बनाता है और चारों तरफ से चित्तौड़ को घेरने की तैयारी करता है और चारों तरफ से प्रताप को घेर कर जो है प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है पुलिस चौकियाँ बनाकर, तो एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध 1582 में, और ये होता है अमर सिंह जो कि प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, और अकबर की तरफ से आता है सुल्तान खां। कौन आता है, सुल्तान का जो दिवेर पुलिस चौकी था उसका प्रशासक कौन था, सुल्तान खां था। ठीक है, इनके बीच में दिवेर का युद्ध होता है 1582 में,
और दिवेर चौकी राजसमंद में पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि अमर सिंह जो है युद्ध करते हैं, और अमर सिंह जो है इस युद्ध में, देखो दिवेर पुलिस चौकी का प्रशासक हो गया सुल्तान का। अब कुंवर अमर सिंह इस युद्ध में सुल्तान खां को घोड़े सहित चीर दिया था। तो ये जो फोटो हम देखते हैं, घोड़े सहित जो चीरा हुआ जो है वो है सुल्तान खां, और जो मारने वाले हैं वो अमर सिंह। तो अमर सिंह ऐसा प्रहार करते हैं सुल्तान खां के ऊपर कि उसके जो है घोड़े सहित उसको बीच में से चीर देते हैं। तो ये जो युद्ध है वो दिवेर का युद्ध है, और बहुत ही बड़ा युद्ध, बहुत ही महान युद्ध जो है वो करते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जो है बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक थे। जो भी युद्ध अमर सिंह ने किए हैं वो एक भी युद्ध नहीं हारे हैं अमर सिंह। और जो ये लड़ने का जो इनका तरीका था वो बहुत ही भयानक युद्ध वो करते थे। ठीक है, तो ये प्रताप से भी ज़्यादा महान शासक थे अमर सिंह, लेकिन प्रताप की जो के आगे, इतिहास के आगे अमर सिंह का इतिहास जो है वो छिप जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। बाकी अमर सिंह जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कर्नल जेम्स टोट इस युद्ध को जो है मैराथन कहते हैं। हल्दी घाटी को युद्ध को इन्होंने क्या कहा था, थर्मोपली कहा था। और यहाँ पर जो दिवेर के युद्ध को ये क्या कह रहे हैं, मैराथन कह रहे हैं, ध्यान रखना है। 1884 की बात है, और 1884 में जब दिवेर के युद्ध में भी सुल्तान खां को पराजय मिलती है, अकबर पराजित होता है, तो फिर जो है अकबर जो है अधीन करने के लिए किसको भेजता है, जगन्नाथ कछावा को भेजता है। लेकिन यह अभियान भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद 85 की बात करते हैं। 85 में जो है महाराणा प्रताप चावड़ के सरदार थे, लूणा चावड़, उसको पराजित करते हैं, और चावड़ को क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। चावड़ कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, और चावड़ में ही चामुंडा माता का मंदिर भी बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो अकबर भी जो है इन पर आक्रमण नहीं करता है, और उसके बाद शांति प्रिय 12 वर्ष तक जो है आराम से अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, और 19 जनवरी 1997 को जो है इनकी क्या हो जाती है, चावड़ में ही मृत्यु हो जाती है। बांडोली जो है वहाँ पर जो है राणा प्रताप की क्या है, समाधि है। केजड़ बांध की पाल पर इनकी जो है समाधि है, और यहीं पर जो है प्रताप की 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। प्रताप के दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वान थे इनके, जिनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र की 4 रचनाएं हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। पहली है मुहूर्त माला, दूसरी है विश्व वल्लभ, तीसरी है व्यवहार दर्श, है ना, व्यवहार दर्श, और चौथी हो जाएगी राज्याभिषेक पद्धति। तो ये 4 आपके पास रचना हो जाती है इनकी। इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि मुहूर्त निकाल कर विश्व वल्लभ, है ना, का राज्याभिषेक करो, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यवहारदर्शी महाराणा प्रताप का क्या करो, राज्याभिषेक करो। मुहूर्त निकाल के विश्व वल्लभ व्यवहारदर्शी महाराणा प्रताप का क्या करो, राज्याभिषेक करो। तो मुहूर्त माला हो जाएगा, विश्व वल्लभ हो जाएगा, व्यवहारदर्शी हो जाएगा, और राज्याभिषेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और चावड़ राजधानी आपके पास इसके बाद रहती है, और चावड़ जो राजधानी है वो 30 वर्ष तक लगभग राजधानी रहती है, 85 से 1615 तक। और यहाँ पर हम बात करें तो चावड़ चित्रशैली का इसके बाद विकास होता है। और चावड़ चित्रशैली जो है प्रारंभिक काल जो है राणा प्रताप का हम कह सकते हैं, और उसके बाद जो स्वर्णिम काल अमर सिंह का हो जाता है। यहाँ पर जो निसरुद्दीन जो है वो एक चित्रकार होता है, और उसके द्वारा बनाया गया चित्र था रागमाला का चित्र। तो रागमाला का चित्र जो है निसरुद्दीन बनाता है अमर सिंह के काल में। इसके बाद अमर सिंह जो है इधर अकबर का बेटा होता है जहांगीर, और अमर सिंह क्या करते हैं कि संधि कर लेते हैं, जिसे मुगल मेवाड़ संधि भी हम कहते हैं। और ये होती है 5 फरवरी 1615 को, क्योंकि प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और अमर सिंह भी नहीं चाहते थे कि जो है ऐसे युद्ध हो। हालांकि अमर सिंह एक भी युद्ध हारे नहीं थे, लेकिन जो है संधि हो जाती है। और ये संधि आपके पास, इसमें कुछ शर्तें हमें ध्यान रखनी है। पहला तो है कि मुग़ल महाराणा जो कभी भी मुग़ल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, ये संधि रखते हैं। तो एक सम्मानजनक संधि थी। और दूसरा इसमें ये शर्त रखते हैं अमर सिंह
कि जो है मेवाड़ की जो राजकुमारियाँ हैं उनके साथ कोई विवाह संबंध के लिए आप बाध्य नहीं करोगे। तीसरी बात ये कहते हैं कि मेवाड़ की मरम्मत जो है वो महाराणा नहीं करवाएंगे। और चौथा इसमें संधि में था कि 1000 घुड़सवार जो है वो शाही सेना में रखे जाएंगे। तो ये आपके पास जो कुछ संधि की शर्तें थी। इसके बाद हम बात करें कि जो आहड़ है, आहड़ में कुंवर अमर सिंह की जो है वो छतरी बनी हुई है, जिसे महासतियों का क्या कहते हैं, टीला भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास अगले शासक होते हैं महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि ये जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाते हैं अपने काल में, हालांकि बनाते नहीं है, प्रारंभ इनके काल में हो जाता है कर्ण सिंह के बाद में, कर्ण सिंह के काल में। और इनके पुत्र होते हैं महाराणा जगत सिंह। और जगत सिंह के समय जो है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। और ये जो है संधि तोड़ देते हैं, मुगल मेवाड़ संधि, महाराणा जय सिंह। और ये क्या करते हैं कि चितेरोरी ओवरी का निर्माण करवाते हैं, जग मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जग अंबिका मंदिर का निर्माण ये करवा देते हैं। और इसी के साथ में ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं, जो कि पंचायत शैली में बना हुआ है। ठीक है, ट्रिक से याद रख सकते हैं, जग मंदिर, जग है ना, अंबिका मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। चूँकि इनका नाम भी क्या है, तो इनका नाम भी आपके पास हो जाएगा जगत सिंह। तो जगत से जग और जग से आप याद रख सकते हो इनकी क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाए। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि इनके पुत्र होते हैं महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह काफ़ी प्रतापी शासक थे। और इनके समय जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ इनको 5000 मनसबदार नियुक्त करता है, औरंगजेब इनको 6000 का मनसबदार बनाता है। और राज सिंह जो थे वो उस समय मुग़ल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, और उसका फ़ायदा ये उठाते हैं राज सिंह, और टीका दौड़ का बहाना लेकर जो है मेवाड़ के जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसको मेवाड़ के अधीन कर लेते हैं। ठीक है, और राज सिंह को है विजय कट कातू की उपाधि भी दी गई है, ध्यान रखना है। और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी ये करवा देते हैं, क्योंकि संधि में ये था, अमर सिंह ने जो संधि की थी जहांगीर से, उसमें यह था कि मेवाड़ महाराणा कभी भी अपने दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे, लेकिन राज सिंह करवाते हैं, क्योंकि संधि तोड़ दी जाती है, जय सिंह ही संधि को तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। और एक आपके पास होता है कि यहाँ पर औरंगजेब आपके पास जब शासक बनता है तो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्या करता है, तोड़ता है। और जब वृंदावन में स्थित श्रीनाथ मंदिर की जो है मंदिर की मूर्ति को वो तोड़ने के लिए आता है, तो उसके पुजारी दामोदर दास जो है वो श्रीनाथ जी की प्रतिमा लेकर आते हैं, मेवाड़ आते हैं। और इस प्रतिमा को जो है राज सिंह क्या करवाते हैं, स्थापित करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, सिहाड़ में स्थापित करवाते हैं। और यहाँ पर जो है सिहाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है सिहाड़ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रीनाथ जो है, श्रीनाथ द्वारा वो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है, वर्तमान में राज संबंध में पड़ती है। और महाराणा राज सिंह जो है वो कांकरोल में जो है द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और इसके साथ ही हम देखें कि श्रीनाथ द्वारा में जो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसकी पूजा आपके पास होती है श्रीनाथ द्वारा में। और यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र भी मिलते हैं। और क्या करवाया राज सिंह ने, तो राज सिंह ने जो है गोमती नदी के पानी को रोका और वहाँ पर जो है राज संबंध झील का निर्माण करवाया। राज संबंध झील की जो पाल है उस पर इन्होंने जो राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना करवाई। और यहीं पर जो है इन्होंने राज प्रशस्ति महाकाव्य जो है उसमें संस्कृत भाषा में 25 शिलाखंड हैं और उन पर जो है संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। और ये जो है विश्व के सबसे बड़े शिलाओं पर उत्कीर्ण महाकाव्य कहलाता है। राज प्रशस्ति जो बनवाई है वो सबसे बड़ी विश्व की हो जाएगी, जो कि शिलाओं पर उत्कीर्ण की गई है। इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो है राजसमंद झील जो है उसकी पाल पर जो है एक मंदिर बनाते हैं, घेरव माता का मंदिर। ये काम भी राज सिंह करते हैं। एक चारुमती का प्रसंग मिलता है। चारुमती कौन थी, तो किशनगढ़ के जो सरदार थे रूप सिंह,
है ना, उनकी जो है पुत्री थी चारुमती। तो उस समय जो औरंगजेब शासक हुआ था वो आक्रांता था और वो चारुमती से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। लेकिन मान सिंह क्या करते हैं, तो चारुमती जो है मान सिंह को सूचना भेजती है कि औरंगजेब मुझसे शादी करना चाहता है और मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो ऐसे में राज सिंह क्या करते हैं कि निकल लेते हैं और सुलंबर के जो सरदार थे रतन सिंह चुंडावत, सुलंबर के सरदार थे उस समय रतन सिंह चुंडावत, उनकी भी नई नई शादी होती है। तो वो कहते हैं कि आप जो है किले का ध्यान रखिए, और उनको जो है किला सौंप कर, सुरक्षा का भार सौंप कर चारुमती से विवाह करने के लिए राज सिंह निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राज सिंह और पत्र लिखती है कौन, चारुमती लिखती है। कौन थी चारुमती, तो चारुमती जो है रूप सिंह की पुत्री थी, जो कि अजमेर किशनगढ़ के थे। ठीक है, और औरंगजेब से जब युद्ध होता है किसका, रतन सिंह चुंडावत का, क्योंकि भाई राज सिंह तो निकल लिए कहाँ, चारुमती से विवाह करने के लिए। सुलंबर के सरदार थे रतन सिंह, इनकी भी नई नई शादी हुई थी। बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह हाड़ा, इनकी पुत्री थी सलह कंवर, उनसे इनकी शादी हुई थी रतन सिंह से। तो इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए निकल जाते हैं तो जो सुरक्षा का भार है वो सुलंबर के जो सरदार थे रतन सिंह को चुंडावत को सौंप कर जाते हैं। रतन सिंह चुंडावत का भी नई नई शादी हुई थी। बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह हाड़ा, इनकी पुत्री थी सलह कंवर, जिसको क्या कहते हैं, हाड़ी रानी भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब रतन सिंह आपके युद्ध के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से, तो उस समय जो है ये इनके सेना नायक होते हैं सुलंबर के, उनको रानी से कुछ निशानी लाने के लिए भेजते हैं, है ना। रानी सलह कंवर से कहते हैं कि आप कुछ निशानी लेकर आओ। तो रानी जो है अपना सिर काट कर जो है थाली में रख देती है और सैनिक को दे देती है कि ये निशानी आप ले जाइए। तो होता क्या है कि रानी सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध के लिए जा रहा है और उसको किसी स्त्री की याद सता रही है तो वो युद्ध कैसे करेगा। तो वो रानी अपना सिर काट कर जो दे देती है अपने हाथ से। और इसके बारे में एक जो है पंक्ति भी लिखते हैं मेघराज मुकुंद, सैलानी शीर्षक इनका रहता है, चुंडावत मांगे सैलानी सर काट दियो शतरानी। तो ये जो है मेघराज मुकुंद की सैलानी शीर्षक से एक पंक्ति ली गई है। और इसके बाद जो औरंगजेब जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगाता है और महाराणा राज सिंह की जो है 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो राज सिंह जो है बहुत प्रतापी शासक हुए हैं। इसके बाद जय सिंह होते हैं, 1680 से 1698 तक का काल इनका रहता है और ये जो है जय संबंध झील का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और जय संबंध झील की बात करें तो इसमें जो है 3 नदियाँ आकर गिरती है, एक तो है बगार, रूपारेल और झांबरी। ठीक है, जयसंबंध झील को हम डेवर झील भी कहते हैं और इसे राजस्थान की मीठे पानी की झील भी, सबसे बड़ी झील भी कहते हैं। तो ये था आपका मेवाड़ का इतिहास। मैंने कोशिश करी है कि कम समय में और पूरा इतिहास करवाने की, हालांकि बहुत सारी जो है और भी बातें हैं, लेकिन इतने समय में हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं। तो फिर कभी कोशिश करेंगे पूरा जो है अच्छे से समझाने की, लेकिन उसमें जो है अधिक समय लगता है। तो अभी जो है ख़ास बातें हमने देखी है मेवाड़ के इतिहास के बारे में। लगभग कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लगभग इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और आगे हमारे जो है 1-2 इतिहास और हमें पढ़ने हैं। आमेर का इतिहास हमें देखना है और आमेर के बाद हमारे पास बीकानेर का इतिहास हमारा आ जाएगा। तो वो हम देख के फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।